अब मैं प्रार्थना करूंगा अपनी वाणी को विराम देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री। भारत वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। कर्मयोगी सांसद भाई संजय भाटिया जी, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष भाई योगेंद्र राणा जी, गुप्ता जी, इस जिले के हमारे विधायकगण सर्वश्री हरिंद्र कल्याण जी, धर्मपाल गौंदर जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक, जिले के प्रभारी श्री, और ये जो हरियाणा भर में कार्यालयों का जो जाल बन रहा है, कार्यालय निर्माण समिति एक बनाई, श्री GL शर्मा जी, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी जिला पदाधिकारीगण, सभी पार्षदगण, सभी आत्मीय कार्यकर्ता बंधुओं, जिला करनाल के भारतीय जनता पार्टी के इतिहास का एक विशेष दिन माना जाएगा। अभी तक हमारे जो कार्यालय चलते थे, या तो किसी के घर से चलता था, कहीं किसी, मैंने भी यहाँ 2 चुनाव लड़े हैं, तो हमारा कार्यालय जो है वो एक धर्मशाला से ही चुनाव कार्यालय चलाया गया। से अलग अलग स्थानों से कार्यालय चलते हैं, तो कभी कभी लगता है कि जितनी मजबूती पार्टी की होनी चाहिए उतनी दिखती नहीं है। अपने घर से कार्यालय चलाते हैं तो कार्यकर्ताओं के मन में कभी कभी जो थोड़ा बहुत उस कार्यकर्ता से थोड़ा भिन्नता रखता है, थोड़ी दूरी बना के रखता है, तो वहां उस कार्यालय में जाते हैं, पार्टी का नहीं है। लेकिन जब पार्टी का कार्यालय बनता है तो हर कार्यकर्ता, छोटा बड़ा, सबको लगता है ये पार्टी का कार्यालय, अपना घर समझ करके वहां पहुंच जाए। घर की बजाय कई बार तो आस्थावान कार्यकर्ताओं के मन में और ऊंचा विचार भी आ जाता है कि मंदिर रूपी स्थान है कि जिसको क्रियान्वित किया जाएगा वो पार्टी हित में, देश हित में, प्रदेश हित में, समाज हित में। वहां पर जो भी जाके बैठेगा उसका कोई अपना कार्यालय बन गया ऐसा नहीं है। वो अस्थायी रूप से बैठा, जब तक उस पद पर है, उस पद के नाते उसको एक कमरे में जाके बैठेगा, जनता की बात सुनेगा, कार्यकर्ताओं को सुनेगा, वो आके बैठने लग जाएगा। अब पार्टी अपनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, देश के सदस्य हैं, लाखों की संख्या में सक्रिय सदस्य हैं, तो इस प्रकार से इस लोकतांत्रिक तरीके से काम करने वाले पार्टी का सुदृढ़ीकरण कार्यकर्ताओं से भी होता है, कार्य पद्धति से भी होता है, कोष से भी होता है। मैं इनको 5 क कहता हूं। हमारे काम का जो बेस है, कार्यकर्ता, कोष और नियमित बैठकें होंगी, विचार विमर्श किया जाएगा, 3 साल बाद सदस्यता होगी, चुनाव होगा, नीचे बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक कौन अध्यक्ष बने। वंश परंपरा की पार्टी नहीं है कि जो एक नेता पार्टी के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर कोई अध्यक्ष का पद पा गया तो उसके बाद उसी की संतान अध्यक्ष बनेगी। वहां कोई प्रधानमंत्री का पद पा गया तो उसी की संतान आगे प्रधानमंत्री बनने का हक रखेगी। यह ऐसा नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने उससे 10 दिन पहले या महीना पहले तक मोदी जी का तो मैंने नाम लिया है और यहां किसी का भी नहीं पता लगता। अंदाजे लगाते रहते हमारे मीडिया के मित्र और भविष्य वक्ता, लेकिन सब कार्यकर्ता मिल बैठ के विचार करते हैं कि ये कार्यकर्ता है जिसको पार्टी के सुदृढ़ीकरण करने के लिए आज इस कार्यालय की भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है। और मैं समझता हूं बहुत जल्दी हमारे GL शर्मा जी
यहाँ के अपने कार्यकर्ता मिलकर के इसका निर्माण का कार्य भी जल्दी शुरू कराएंगे। शर्मा जी कोई टारगेट रखा है कि कब तक पूरा हो जाएगा कार्यालय? अंदर इस कार्यालय का उद्घाटन हो जाएगा। तो इस कार्यालय को आज इस शिला पूजन के कार्यक्रम के अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। प्रदेश स्तर में, पूरे प्रदेश भर में शर्मा जी ने के 7 कार्यालयों का तो उद्घाटन हो चुका है, कार्यालय बनके तैयार हो गए हैं। 9 कार्यालयों जो इस समय शिलान्यास के बाद उनका निर्माण कार्य चल रहा है 16, और 4 कार्यालय तो आज जैसे हुआ है, आगे अभी पिछले सप्ताह पानीपत का भी है, 2 कार्यालय और हैं जिनका शिलान्यास होगा। तो 4 कार्यालय ये हैं, ये भी जल्दी निर्माणाधीन की स्थिति में आ जाएंगे। 2 स्थान ऐसे हैं अभी, सिरसा और फरीदाबाद, जहां भी जमीन के आवंटन में रह गई है, वो जो मिली नहीं है, तो जमीन का जैसे ही मसला हल होगा उसके बाद वो शुरू हो जाएंगे। न केवल हरियाणा में बल्कि जब देश भर में हर जिला स्थान पर कार्यालय बने, लगभग 600 कार्यालय बनाने की आधे से अधिक पूरे देश भर में बन चुके हैं। लेकिन हरियाणा का अगर हम बात करें तो 22 में से 20 का काम एक प्रकार से भूमि अलॉट हो गई, तो वो शुरुआत तो हुई कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आज के इस कार्यालय के अवसर पर कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छा अवसर आ रहा है। कार्यकर्ताओं को केवल कार्य रहना होता, पार्टी आगे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, इसका पैमाना एक दूसरा होता है, वो होता है जनमत। जनमत हमारे साथ कितना है, और जनमत को नापने का तरीका वो से हम इस जनमत के मामले को लेकर, चुनाव के मामले को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारा 2014 का विधानसभा का चुनाव रहा हो, लोकसभा का चुनाव उससे पहले रहा हो, उसके बाद पंचायतों के चुनाव आए, नगर निगमों के चुनाव आए, जेल का चुनाव आया, विधानसभा का चुनाव आया, लगातार हम जीतते रहे हैं। इस बार के लोकसभा के चुनाव में भी हम पूरा 10 की 10 सीटें हमने जीती हैं। आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे बड़ौदा के चुनाव का, मैं कहता हूं कि बड़ौदा का चुनाव हार करके भी हम जीते हैं। इस बार हमारा वो वोट की संख्या 50,000 से ऊपर गई है और एवर हाईएस्ट है। 14 में 15,000 वोट मिले थे, 2019 के विधानसभा चुनाव में हमको 33,000 वोट 37,000 वोट मिले थे, इस बार 50,000 से ऊपर मिले हैं। तुम लगातार आगे बढ़े हैं उसमें। वो सीट हमारी कभी रही नहीं, लेकिन पूरा दिन रात एक करके और पार्टी को यहां तक पहुंचाया है। और अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो जीत करके भी हारे हैं। पिछले लोकसभा 66,000 और इस बार वोट आए उनके 60,000, 6,000 वोट घटे हैं। सीधा ही था, बाकी पार्टियां तो केवल औपचारिकता निभाने वाली थी। तो इसलिए सीधे चुनाव में वो 6,000 वोट घटे हैं, हम 2,000 वोट बढ़े हैं। अब वोट गेम में सीट तो कहीं भी आगे बढ़े हैं। सीटें भले हमारी 7 कम आई होंगी, लेकिन हरियाणा का जनमत 2014 में 33% था और 2019 में 36% आया था, 3 समय बढ़े थे। जनमत बढ़ाना है, और जनमत बढ़ाने का पूरी नहीं है, एक ही विषय है कि जनता के साथ संबंध बनाना और जनता के सामने अपने विचारधारा को रखना। अपनी सरकार चल रही है तो इसकी उपलब्धियां रखना। तरीके से हमने सारा सिस्टम सेट किया है कि जो होगा वो सर तोड़ के नहीं करेंगे, योग्यता के आधार पर करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। चाहे हमारी ट्रांसफर पॉलिसी हो, चाहे हमारी योग्यता पर भर्तियों की बात हो, चाहे हमारी रजिस्ट्रेशन के अंदर होने वाली जो गड़बड़े हमको ध्यान में आई, रजिस्टर किया है कि अब कोई किसी को गलत काम करने की गुंजाइश ना बची। कुछ जनता में भी लोग होते हैं जो अपने लाभ के लिए कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं। हम उनको अपील करते हैं, अपील से नहीं माने तो सिस्टम में बांधते हैं, और सिस्टम काम भी सरकार का होता वो करते हैं। भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे, 0 लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। कोई भेदभाव नहीं है जनता के अंदर, हम व्यवहार करेंगे, कोई जीते कोई हारे, लेकिन जनता ढाई एक, इस नाते से हमारा ये परिवार है। फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाया, मैंने कहा आप टिकट चूज मत करो, आपको जो धन अलॉट करना है, जितना पैसा हमारे पास है
आबादी के हिसाब से, चाहे शहर हो, गांव हो, कोई जिला हो, हमारे जीत का हो, हार का हो, सबको बराबर बांट करके मुझे दिखाओ कि कितना पैसा चला गया, कितना बाकी है। 31 मार्च तक सबको बराबर पैसा पहुंचना चाहिए, उस दिन मैं देख लूंगा। क्यों भेदभाव करें किसी से? भेदभाव करने का मतलब यह है कि हमने 4 लोगों को लाभ पहुंचा दिया, ये मान करके कि ये 4 हमारे नजदीक हैं, हमारे अपने हैं, हमारे बने रहेंगे। ये पता नहीं कि 4 का लाभ देख करके जो 14 को लाभ नहीं मिला, अगर 18 हकदार हैं, 14 को लाभ नहीं मिला, तो वो 14 विरोध में जाके खड़े हो जाएंगे, तो वो लाभ होगा कि नुकसान होगा? क्यों? अगर 4 को फायदा पहुंचाया और 14 नाराज हो गए, तो फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। और योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर अगर 4 को मिलेगा, तो 14 को भी संतोष हो जाएगा कि कोई बात नहीं, भी हमारे से आगे था, हमारे से होशियार था, मेरिट वाला था, उसको मिला, हम भी पढ़ाई करेंगे, हमको भी आगे मिलने की गुंजाइश बन गई है। जिनका भरोसा उठ गया था कि हरियाणा में कोई सरकारी नौकरी मिल भी सकती है, वो आज दोबारा से कोचिंग सेंटर की तरफ मुंह कर लिया। उन्होंने हाथ में किताबें पकड़ ली हैं और घर में बैठ करके, लाइब्रेरी में जाकर के, मुझे हिसार के व्यक्ति ने बताया कि मुझे वहां, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स लाइब्रेरी में लिमिटेड है, वो बुक करते हैं कि किसने कितने बजे आना है, उसका स्लॉट बुक होता है। रात के 3 बजे का स्लॉट भी वहां बुक हो गया है हिसार की लाइब्रेरी में, कि जो 3 बजे कहते हैं वहां की लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं, हमको जगह दे दो। एक वातावरण बदल रहा है, और वातावरण बदलता है तो समय लगता है, उसमें ओवरनाइट नहीं होता है। छू मंत्र की कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हमने उसको दिखाया और सब ठीक हो गया। हमको अपने नेता भी ठीक करने हैं, हमको अधिकारी भी ठीक करने हैं, हमको कर्मचारी भी ठीक करने हैं, और हमको जनता को भी आग्रह करना है कि गलत रास्ते पर चलना बंद कर दें, क्योंकि ये सबका ही रोल होता है इसमें, कम हो चाहे ज्यादा हो। इसलिए एक शुद्ध जीवन जीने के लिए, आसान जीवन जीने के लिए, दुविधा मुक्त हम हो, सरल जीवन जीने के लिए एक टर्म है ईज ऑफ लिविंग। इंडस्ट्री में होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आम जनता के लिए, आम नागरिकों के लिए होता है ईज ऑफ लिविंग। तो हम ईज ऑफ लिविंग के लिए काम कर रहे हैं। कोई व्यक्ति यह ना कहे कि मुझे अपने सामान्य जीवन को जीने में कोई कठिनाई आ रही है। सरलता चाहिए सबको, तो इस आधार पर हम चल रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का एक दायित्व बनता है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो हमारी विचारधारा है, जो हमारी उपलब्धियां हैं, इन सब को लेकर अपने पूरे इलाके में, जिला है तो जिले वाले जिले में, मंडल वाले मंडल में, वार्ड वाले वार्ड में, बूथ वाले बूथ में, हर घर में जाकर के लोगों को जानकारियां दें और कोई दबाव न बनाए। हम किसी को दबाव के आधार पर अपने साथ लगाना चाहते हैं, वो जमाना चला गया। वो सरकारें जब करती थी तब करती थी कि उनको डरा करके, धमका करके, खतरा पैदा करके मजबूरन उनको उस पार्टी के साथ लगना पड़ता है। लालच से साथ लगाते हैं, ना दबाव से लगाते हैं, ना लालच से लगाते हैं। हम सामने वाले को समझा करके, उसको लगना चाहिए कि ये सरकार के काम ठीक है, मन से साथ लगेगा तो स्थायी जनमत हमारे साथ होगा, कभी हमको छोड़ के जाएगा नहीं। इस काम को करने के लिए आप लोग आगे बढ़े और उसमें इस कार्यालय का जितना उपयोग होगा उसका पूरा उपयोग करें। आप आज आए, हजारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ताओं ने जो एक सहयोग देने का काम किया इस कार्यालय का, कि इस कार्यालय को आगे बढ़ाने के लिए कोष नाम की जो चीज है, उससे ये कार्यालय आगे बढ़ेगा। और मैं कार्यकर्ताओं से एक अपील भी करूंगा कि ऐसे अवसर पर हमारा भी योगदान हो, हम भी कहें ये कार्यालय में मेरा भी योगदान है, इसलिए उस आधार पर सब आगे बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।